हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज की बहस की। कुरुक्षेत्र में हमारे मेहमान हैं गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अपूर्वा पोद्दार जी, जो कि लोकसभा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से। अपूर्वा जी और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दावा किया जिस पर तृणमूल कांग्रेस बहुत सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में, यानी कुल 135 सीटों पर जहां वोट पड़े हैं, बीजेपी 100 सीटें जीत चुकी है, सेंचुरी पूरी हो गई है। जब पहले दौर के इलेक्शन के बाद ऐसा दावा गृहमंत्री ने किया था तो ममता बनर्जी ने यह पूछा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या भगवान हैं, या उन्होंने वोटिंग मशीन के अंदर घुसकर देखा है जो उनको पता है कितनी सीटें जीत गए? सौरभ जी, देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी भी वही और नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री। आप याद करिए 2020 का चुनाव, जब उनसे पूछा जाता था भाजपा की कितनी सीटें आएंगी, तो यही ममता बनर्जी कहती थी ओंडा आएगा ओंडा, और हमारी सीटें बढ़ गई। 2 सीटों से हम लोग 18 सीटों पे पहुंचे। ये क्या दर्शाता है कि जब आप जमीन पे कार्य करते हैं, जब आपको कार्यकर्ताओं से उनकी नब्ज का पता होता है, तब आप दावा कर सकते हैं। और हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि बंगाल परिवर्तन मांग रहा है, और परिवर्तन ऐसा होगा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 200 पार होगा। 2 मई दीदी गई, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पे आज उठाना चाहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई है, और उन्होंने एक सवाल पूछा है दीदी से। दीदी, ओ दीदी, यहाँ पे हमारी एक और सांसद दीदी बैठी हैं, मुझे उम्मीद है वो बताएंगी इसके बारे में। अपूर्वा जी बताइए, क्या आप सुजाता खान जो कहती हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मजबूत करके मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनको कह रही हैं ये सब भिखारी होते हैं, ये कृतज्ञ होते हैं, इनका स्वभाव है भीख मांगना। और दुख की बात यह है सौरभ जी कि पूरा विपक्ष आज चुप्पी साधे हुए है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक डेलीगेशन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला और आज एसटी कमीशन के चेयरमैन से मिला, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग करी है कि इनके ऊपर मुकदमा इंडियन पीनल कोड के तहत, SC/ST एक्ट के तहत, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी संज्ञान ले और कार्रवाई करे। तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि आज ममता बनर्जी की सोच ये है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो जनजात भिखारी हैं और कृतज्ञ हैं। ये सवाल जरूर मैं जवाब लेता हूं। 2 विषय हो गए, एक तो आपने ये जो सवाल पूछा, और दूसरा आज प्रधानमंत्री का दावा अपूर्वा जी कि 4 चरणों में 100 सीटें उनकी पार्टी जीत गई है। दोनों के जवाब कृपया दे दीजिए। सौरभ जी, सबसे पहला बात है कि देखिए, बंगाल के मतदाता तय कर चुके हैं कि वोट किसको देना है। विकास के मुद्दे पर वोटर जो है वोट देंगे, और जो विकास 2014 से लेके 2021 के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो विकास कहीं पर भारत में दिखा नहीं। और बंगाल में ममता बनर्जी 2011 से लेके 2021 तक जो विकास किए हैं वो हर घर में पहुंचा है, कहीं पर भी खामती रह चुका। तो हम लोग द्वारा सरकार के माध्यम से हम लोगों ने बंगाल की जनता पर जो भी बाकी काम किया, बाकी छूटा हुआ काम था, वो भी हम लोगों ने पहुंचा दिया। ये नहीं देखा कि वो कौन सी जाति के, कौन से धर्म के हैं, कौन से पार्टी करते। हमने पूरा हमने जो वादे किए थे वो हमने किए। लेकिन आज जो बात कहा जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मई को सरकार बनाने जा रही है, अगर 4 जगह से इस चीज को कंफर्मेशन कर देते हैं तो एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब मंत्री वहां पर है। बताइए, देश का प्रधानमंत्री देश चलाना चाहिए कि एक राज्य बड़ा रहना चाहिए? इसका मतलब वो लोग भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से डर गई, तभी तो वो लोग बात पर आ रहे हैं। सत्ता का लालच ममता बनर्जी को नहीं है, सत्ता का लालच भारतीय जनता पार्टी। और एक बात है, कुर्सी के लिए ममता बनर्जी ने अपने जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं किया है। कुर्सी ममता बनर्जी का इंतजार हमेशा किया, ये बात थी। तो आप
माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के अपूर्वा जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज बीच बीच में समझ में नहीं आती आपकी, लेकिन मैं इतनी बात आपकी समझा। आपने ये कहा कि अगर इनको इतना यकीन है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इतने सारे लोग वहां क्यों आ रहे हैं? अपूर्वा जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है लिंक में। अपूर्वा जी एक सेकंड प्लीज, उसको थोड़ा ठीक करते हैं। हाँ, अब अप डाउन हो रही है आवाज आपकी ना बार बार, इसीलिए कह रहा था मैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष, वो क्या कहते हैं कि शीतलकुची जैसा घटना, जब इन लोगों को पता है कि ये लोग जीत रहे हैं तो फिर इस तरह का घटना, ये उन लोगों, वो लोग बैठे बैठे सपना देखते हैं कि वो लोग जीत रहे हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कहते हैं कि शीतलकुची जैसा घटना बंगाल का और 4 चरण में होने वाला है। सोचिए कितने दुर्भाग्यजनक बात है कि मैं अभी उस पर आता हूं, वो एक अलग विषय और बड़ा मुद्दा है, चुनावी हिंसा और खासकर शीतलकुची में जो हुआ उस पर हम अलग से बात करेंगे। अपूर्वा जी, उस पर मैं अलग से बात करूंगा अभी आप दोनों से, लेकिन अभी आप इनके एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपसे पूछ रहे थे आपकी कैंडिडेट है, मैं इस पर आपसे डिटेल में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, बस 10 मिनट बाद। इन्होंने जो सवाल किया अभी कि सुजाता मंडल खान ने जो बयान दिया वो कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों की तुलना भिखारियों के साथ की, कहा यह उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, ये कैमरे पर है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इसको एक रैली में, सभा में हजारों लाखों लोगों के सामने कहा है। इस पर आपकी पार्टी क्या एक्शन लेने जा रही है उनके खिलाफ? सौरभ जी, मुझे पता नहीं, मैं आपके माध्यम से ये टीवी पे सुन रही हूँ, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट घर की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग सबसे पहला परिचय है कि हम लोग भारतीय है और हम एक नारी है। हर नारी पर अत्याचार पर हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। मुझे पता नहीं कहां से आप लोग इस तरह के बात ला रहे हैं। अगर इस तरह का कोई बात वो बोली है, जब तक मैं नहीं सुनूंगी इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको इस प्रोग्राम में हम उनकी वो बात सुनवा सकें, वो वीडियो हम निकालने की कोशिश करते हैं, वो वीडियो हम कोशिश करते हैं आपको सुना दें। लेकिन अभी अपूर्वा जी, एक बात आप कह रही हैं आपने नहीं सुना, मैं मान लेता हूं, अभी मैं मान लेता हूं कि आपने अभी नहीं सुना है, लेकिन इसका तो जवाब दे सकती हैं कि अगर आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार ऐसी कोई भाषा इस्तेमाल करता है या अगर कहा होगा, ये साबित हो गया, तो क्या उनके खिलाफ आपकी पार्टी एक्शन लेगी? देखिए, हम एक तो बात बता रहे हैं, ममता बनर्जी जो है बंगाल में शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े जाति के लिए जितना काम किया है शायद ही भारत में किसी ने किया है। और ममता बनर्जी का जो पार्टी का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई किसी तरह का कोई बात अगर कहते हैं, ये पार्टी क्या एक्शन लेंगे ये तो पार्टी सुप्रीमो बताएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि बंगाल में ममता बनर्जी नवसूत्रों समाज के लिए एक बोर्ड गठन किया है। बंगाल में SC/ST परिवार को पेंशन मिल रहा है और SC/ST महिला लोगों को हर महीना हम लोग जब ये जो उम्मीदवार है आपकी, इन्होंने अभी हाल ही में आपकी पार्टी ज्वाइन की है, मुझे लगता है इसलिए इनको ये सब बातें पता नहीं है जो आप बता रही हैं। मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। गौरव भाटिया, वो कह रही है ममता बनर्जी ने तो समुदाय के लिए इतना कुछ किया है, उनके ये सोच से भी परे है कि कोई ऐसी बात करेगा उनके खिलाफ। सौरभ जी, मैंने आवाज तो पहले कहा इस तरह का बात नहीं सुना है और मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ममता बनर्जी, ठीक है, और सबसे बड़ा बात है मथुआ लोगों के साथ हमेशा हमारे दीदी हमारे ममता बनर्जी खड़ी रही। अपूर्वा जी ठीक है, आपने कहा आपने नहीं सुना, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली, ये जवाब दे रहे हैं, बोलिए गौरव जी। अगर मैंने अपूर्वा जी की बात सही सुनी तो इन्होंने कहा कि ये भी अनुसूचित जाति से आती हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इनको भिखारी बुलाया तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उस पे शांत रही। तो ये दीदी ये कैसा चरित्र है भाई? और आप बताइए सौरभ जी, विकास की इन्होंने बात कर ली, तो मैं इनसे 1-2 प्रश्न पूछ लेता हूं। आप ये बताइए, 75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिली, क्यों रोक के रखी आपने? ये कैसा विकास था? आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू हुई, हर परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाते चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए, आपने देरी क्यों करी लागू करने में, ये भी बताइएगा। वैक्सीन का ट्रक जा रहा था, उसको इनके नेता ने रोक लिया, ये किस तरह का विकास है? और चौथी बात, इन्होंने एक दावा किया कि पिछले 5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए के MOU निवेश के आए हैं पश्चिम बंगाल में।
अब वो वेबसाइट जो दावा करती थी, सौरभ जी आप जाएं तो वो वेबसाइट ही लापता हो गई, 9-11 हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितने क्या निवेश आया है ये बता दे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ममता दीदी बड़ा बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। उनको पता है 2 मई दीदी गई, और इसीलिए आप देखिए जब पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल के जवान पश्चिम बंगाल में हैं तो वहां के नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उन्हीं से डर लगता है। कितना उचित है सौरभ जी, वो कह देती है कि इन अर्धसैनिक बलों के जवानों का घेराव कर दो। मैं कहता हूं इससे ज्यादा चिंताजनक और निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। चलिए इसका तो जवाब देंगे, लेकिन ये बताइए, इन्होंने पूछा भी आपसे, आपके दिलीप घोष जो वहां के आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये किस बिना पर और किस मंशा से कहा कि शीतलकुची जैसी घटनाएं और होंगी, यानी सेंट्रल फोर्सेस की फायरिंग में और लोगों की जानें भी जा सकती हैं? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये हर कोई देख पा रहा है कि एक बौखलाई हुई ममता बनर्जी, जैसा आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा अपनी रैली में। सौरभ जी, क्या एक बार भी मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने यह बात कही है कि शांति बनी रहे, हिंसा मत करिए, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस भी है प्रदेश की, उनके खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए? नहीं कहा है, बल्कि पोलिंग बूथ के अंदर घुस के वहां से चुनाव प्रचार करना, धमकी देना, और उसके बाद बाहर निकल के बाद में इन्होंने कहा कि हम घेराव करेंगे। तो ये स्पष्ट करता है कि इस मानसिकता के चलते वहां पे कानून व्यवस्था टूटेगी, और टीएमसी के गुंडे ही ये काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल की जनता अगर बाहर निकल के वोट करेगी तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो डरा रहे, धमका रहे हैं कि वोटर बाहर ना निकले, और किसी तरह से ये जो कुर्सी है जिसपे फेविकोल लगा के वो बैठती हैं, ये उनके नीचे से खिसक ना जाए। अपूर्वा जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों की वजह से हिंसा हो रही है और आगे भी आप लोग ऐसा करेंगे, और इसलिए शीतलकुची जैसी घटनाएं और हो सकती हैं। सौरभ जी, संजय भाटिया जी जो है ये चीज स्पष्ट कर दिए हैं, बंगाल में मेन ऑपोजिशन ममता बनर्जी है। इसका मतलब जो है सीपीएम और कांग्रेस के साथ वो लोग दोस्ती कर लिए, इस चीज को स्पष्ट कर दिए। क्योंकि 34 साल में जो सीपीएम लोग संघर्ष करते थे, आज वही सीपीएम भारतीय जनता पार्टी के शरण में है। इस चीज का क्लियर हो गया, क्योंकि हर बात में उनको तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का भूत नजर आ रहा है, और ये डर अच्छा बात है संजय जी। और ये गौरव नाम है इनका, अपूर्वा जी गौरव नाम है इनका, गौरव भाटिया। सुनते रहिए आप, जब आप बोले थे मैंने सुना है, अब आप सुनिएगा। दूसरा बात है संजय जी, दूसरा बात है गौरव नाम है अपूर्वा जी, गौरव नाम है। ऑडियो क्लिप में पता चला, सॉरी गौरव जी, गौरव भाटिया जी, आपके 2 बीजेपी नेताओं के ऑडियो क्लिप में पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बूथ एजेंट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बूथ एजेंट हिसाब से किसको यूज कर रहे हैं? सीआरपीएफ को। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जो सीआरपीएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पैरामिलिट्री फोर्स देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप लोग उनको मिसयूज करते हैं। लेकिन पुलवामा अटैक में क्या घटना घटा था, ये देश के पास, ये भारत वर्ष के नागरिक के सामने आप लोग इस चीज का स्पष्टीकरण ऑलरेडी। अच्छा अपूर्वा जी, एक बात मुझे बताइए, शीतलकुची की घटना की बात मैं आपसे करता हूँ। शीतलकुची में जो हुआ, सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोग मारे गए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है वहां क्या हुआ, आपकी पार्टी क्या मानती है? अपूर्वा जी, बहुत गंभीर बात है। आपने भी आरोप लगाया अभी सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शीतलकुची में जो हुआ था, अपूर्वा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शीतलकुची में जो हुआ था वो क्यों हुआ था? क्यों नहीं वोट कर पा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, आप मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आपको क्या लगता है मैडम, मैम आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी? एक मिनट मैम, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपने जो बात कहा ना उस पर ही मैं कह रहा हूं कि शीतलकुची में 4 लोगों की मौत हो गई, सेंट्रल फोर्सेस को फायर खोलना पड़ा, ये नौबत क्यों आई? आपको ऐसा, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? वो तो वो एक पब्लिक वोट देने गए थे। 18 साल का एक वोटर था, उसमें एक आदमी था जो राजमिस्त्री था, जिनके वाइफ को और 10 दिन बाद डिलीवरी होने वाला है, और उनके घर में एक 3 साल के बच्चे
सोचिए, एक पब्लिक वोट देने जा रहे हैं और जो है इस तरह का घटना सीआरपीएफ घटा देने, क्यों ऐसा हुआ? ये इलेक्शन कमीशन क्या सही में? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, क्यों हुआ? आपने आरोप लगाया, आपने सीआईएसएफ पर आरोप लगाया, कोई भी जवान जो हाथ में राइफल लेकर खड़ा है उसे शौक तो नहीं है कि वो निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाएगा? तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपने इंक्वायरी की होगी, वहां क्या हुआ था ऐसा कि गोली चलानी पड़ी? नहीं, ये तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा कि वहां लोगों ने सीआईएसएफ की टीम पे हमला किया, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की और इसलिए गोली चलानी पड़ी। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि आप और हमारे, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन तो वही कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको हर दिन रात को एक स्क्रिप्ट भेज दे रहे हैं, वही बात वाले दिन। अब ऐसे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। मैंने तो आपका वर्जन पूछा था, आपने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने बताया आपने कहा ये तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो मतलब कहीं तो किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना आपको। आप एक बताइए सौरभ जी, एक तुम जब वो 8 चरण में वोट कराए हैं कि इतने मिलिट्री फोर्स मंगाए हैं, बहुत अच्छा बात है, बंगाल के सरकार ने इसका स्वागत किया, लेकिन इस तरह का घटना घटे, क्यों घटेगी? बहुत दुख की घटना है मैम, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं ना, लेकिन मैंने एक सवाल ये किया, और मैं आप हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे होंगे, इतना तो आदमी समझता है कि कोई भी आदमी, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी, पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, कोई भी हो, वो ऐसे निहत्थे आदमी पे बंदूक नहीं चला देगा। कुछ हुआ होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी जो गोली चली। के फेवर में रहा। 2019 में भी हम लोग जीते हैं ये विधानसभा। इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी हाईजैक के लिए इस तरह का माहौल बनाया, ये बहुत पीसफुल वोट हो रहा था। अच्छा, एक पब्लिक खुद जाके वोट तो पीस ये जो आपने कहा शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था, लेकिन सीआईएसएफ ने उस शांति को भंग कर दिया। गौरव भाटिया, आप बोलिए। देखिए सौरभ जी, यही विडंबना है कि इनको भरोसा किस पे है आपको मालूम है? रोहिंग्या जो गैर नागरिक हैं, लेकिन इनके भाई हैं, क्योंकि आगे चल के भविष्य में वोट बैंक भी बन जाएंगे धर्म के आधार पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इनको भरोसा नहीं है, अर्धसैनिक बलों पे इनको भरोसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लेती तो जब ममता दीदी ने गुंडाई पोलिंग बूथ के अंदर करी थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको ही दोषी बोला था। और क्यों बोला था? क्योंकि देखिए, चरित्र से ही गुंडागर्दी करवाना टीएमसी का काम है। मेरे हाथ में एक न्यूज है, ये है बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की। जब पंचायत चुनाव हुए ना, तो 1/3 सीटें निर्विरोध टीएमसी के गुंडे जीत गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा लगता है लोकतंत्र नहीं है। और जो बैलेट पेपर थे, इसके बॉक्सेस तालाब में पाए गए थे सौरभ जी। तो अब अर्धसैनिक बलों का मनोबल तोड़ना ही तो इनका काम है, इसीलिए ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। आप सोचिए, वो अर्धसैनिक बल का जवान जो अपने परिवार से दूर है, जो सुनिश्चित कर रहा है कि लोकतंत्र का पर्व सही से बने, उसके ऊपर ममता बनर्जी टिप्पणी कर रही हैं कि इसका घेराव करो। तो मनोबल तोड़ने का काम तो ये कर रही हैं। लेकिन मैं भी डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे देश की सेना और अर्धसैनिक बल ऐसे हैं कि वो ठीक कर देंगे किसी भी अराजक तत्व को, लेकिन जीत संविधान की होगी। दूसरी बात, मेरा एक अपरूपा जी से सवाल है। दीदी, ओ दीदी, मुझे बताइएगा, मैं बाहरी हूं क्या? मैं बाहरी हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं। आप लोग बाहरी बुला लेते हैं, और आपकी पार्टी के शेख आलम, देखिए विभाजनकारी क्या राजनीति है इनकी। वो कहते हैं 30% मुसलमान अगर एक हो जाएं तो 4 पाकिस्तान बना देंगे पश्चिम बंगाल में। 4 पाकिस्तान! अरे इतनी हैसियत किसी की नहीं है। पाकिस्तान के 2 हिस्से हमने किए थे, आगे 4 हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी के मुंह में दही जमी रहती है। ये कितना उचित बयान है आप बताइए। और ममता बनर्जी जब कहती है, अरे प्लीज अपरूपा जी को चुप करा लीजिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, अपनी बारी में बोलिए ना दीदी, अपनी बारी में बोलिए ना दीदी। अच्छा, ये कंप्लीट कर रहे हैं, एक सेकंड, ये कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप बोलिए। ये बस कंप्लीट कर रहे हैं।
नहीं बोला दीदी, आप महिला का ओ सम्मान दीदी अपनी बारी में ना। अच्छा एक सेकेंड प्लीज सुन लीजिए अपूर्वा जी, अब ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं मंच से, अब इनको सुन लीजिए, खत्म कर रहे हैं फिर आप बोल लीजिएगा। सौरभ जी देखिए, हम इनको दीदी और दीदी कहते हैं तो दर्द हो जाता है, और ममता बनर्जी कहती है कि प्रधानमंत्री जी के गले में रस्सी डाल के उनको घसीटना चाहिए। दैत्य बुलाती है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहती हैं चड्डा नड्डा पड्डा टड्डा, और हम अगर अभी बोले ममता समता, जो मैं नहीं बोलूंगा दीदी ओ दीदी, लेकिन अगर मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा सवाल केवल इतना है, आप मुझे ये बताइए कि आप बाहरी वर्सेस अंदरूनी कैसे कर सकते हैं? अगर आपका तर्क लगाया जाए तो नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी बाहरी हो गई, तभी तो नंदीग्राम हार। एक बार जवाब बोलिए अपूर्वा जी, बोलिए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी अच्छा संख्या लेके वो जीतेगी, क्योंकि 1 तारीख 1 अप्रैल को वोट हुआ है, और 1 अप्रैल को बंगाल का भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल फूल बनाएंगे। ठीक है गौरव जी, दूसरा बात सुनिए, शेख शाह आलम जो है वो हमारे बीनपुर के अध्यक्ष इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो तृणमूल के कोई नहीं है। तीसरा बात सुनिए, आप लोग जो हमेशा इस नेशनल टेलीविजन में बैठे बैठे झूठ बोलते हैं, कौन रोहिंग्या है, कौन ये है, कौन पाकिस्तान के दोस्त है, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तब पाकिस्तान के साथ समझौता करके बम आप लोग कोई भी घटना घटाते हैं ताकि देशभक्ति आप दिखाना चाहते हैं। अरे देशभक्त सभी है, आप भी जैसे देश के नागरिक है, हम भी देश के नागरिक है, लेकिन दुख इसी बात का है कि देश की जब आधे भूखे सो रहे हैं रात को, आप लोगों को दर्द नहीं होता है गौरव जी? आप तो दिल्ली के रहने वाले, आप बताइए कि दिल्ली में कितने गरीब बच्चे दर ठोके घूमते हैं, कितने ट्रैफिक लाइन में घूमते हैं कि हमको भीख दे दो। आप लोग क्यों नहीं इस चीज पर काम करते, क्यों नहीं कोविड एलिगेशन पे काम करते? आप अपने एक सहयोगी पर आरोप लगा रही हैं, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है अपूर्वा जी, आपके साथी हैं वो। ना तो देखिए, नहीं आपने सुना नहीं मेरा बात। ट्रैफिक जो हर ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे लोग भीख मांग रहे हैं, तो ये किसके ऊपर है? अब वहाँ के पुलिस किसका है? अमित शाह जी का है। अच्छा। क्यों नहीं इस चीज पर कोई काम करते हैं? क्यों नहीं इन बच्चों? अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार अभी आपने भी नंदीग्राम का नाम लिया, इन्होंने भी लिया, तो एक बार नंदीग्राम पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। उन्होंने कहा हम 100 सीटें जीत चुके हैं ऑलरेडी। दावा तो लेकिन यह भी किया था प्रधानमंत्री ने, गौरव भाटिया जी, की ममता बनर्जी एक सेफ सीट ढूंढ रही है। ऐसा तो नहीं हुआ, ममता बनर्जी तो एक ही सीट से चुनाव लड़ी। सौरभ, ममता बनर्जी वो सीट से जीत रही है, फिर तीसरे बार के लिए इनको जवाब देने दीजिए, और हम गौरव मोदी जी को भी हम लोग आमंत्रण करेंगे, और उस टाइम आप लोग कहेंगे दीदी ओ दीदी आप तीसरे बार के लिए बन गए, और हम लोग गौरव जी का स्वागत करेंगे। जवाब दीजिए, बोलिए गौरव। तो ऐसी ना थी। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सौरभ जी, ये मुझे कह रही है मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं भारत का रहने वाला हूं, और हमने प्यार किया है भारत के नागरिकों से, रोहिंग्या से नहीं कि रोहिंग्या को निकालोगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बड़े आराम से कहा शेख आलम तो हमारी पार्टी के नहीं है, जो इन्होंने झूठ बोला, मैंने नहीं, लेकिन फिराहत हकीम तो आप ही की पार्टी के हैं ना, अभी भी पार्टी में, उन्होंने तो कहा है। अब देख सौरभ जी, फिर दीदी ओ दीदी नहीं हुआ, भारतीय जनता नहीं। जी अपूर्वा जी, अभी समय है, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए गौरव जी। ठीक है, तो इन्होंने शेख आलम को तो कहा कि पार्टी में नहीं है, जो झूठ है सरासर, लेकिन फिराहत हकीम जिन्होंने कहा था मिनी पाकिस्तान अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में है, वो तो आज भी इन्हीं की पार्टी में है। ऐसा क्यों है? अब आपने नंदीग्राम की बात करी, सौरभ जी जरा सा आप कड़ी जोड़िए, सीट किसने बदली भवानीपुर से नंदीग्राम? ममता बनर्जी ने, क्योंकि डरी हुई थी, जो विक्ट्री मार्जिन था वो कम होता जा रहा था। जहां वो कभी 30,000 40,000 का फासला रखती थी, वहां पे 4 या 5,000 आ गया था लोकसभा 2019 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद चंडी पाठ का शुरुआत किया
ये वो दीदी हैं जो कहती थी हिंदुओं को मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मेरा एक सवाल है इससे, मेरा सवाल केवल इतना है, ममता बनर्जी ने कैसे संविधान का उल्लंघन करके ये बात कही कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। हम लोग अगर कहें, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में बात उठाई, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। रोहिंग्या भी वोट डाल देगा ना आपके लिए, तो भी 5 सीटें नहीं आएंगी। इसलिए इस तरह की असंवैधानिक बात नहीं होनी चाहिए। और कोई विकास की बात तो कर ही नहीं रही। 10 साल सत्ता में रही है, मैंने अभी पूछा विकास के बारे में, कोई उत्तर मिला? नहीं मिला, 0 बटे सन्नाटा। वैसे ही ममता बनर्जी और उनके प्रवक्ता, आप मुझे बता दीजिए 10 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय पहले टांग तोड़ के बैठ गई, फिर फुटबॉल खेलने लगी, फिर सीट बदल ली, चंडी पाठ कर रही हैं, हिंदुओं का अपमान कर रही है, कह रहे हैं चोटी वाले राक्षस हैं। मतलब इस तरह के अनर्गल बयान देना दर्शाता है कि आज एक सकारात्मक एजेंडा ममता बनर्जी के पास नहीं है, सौरभ जी। बोलिए। और इसीलिए वो चुनाव हार चुकी है। बोलिए। चाहे वो कुछ भी कहें, वो जानती है वो चुनाव हार चुकी है। सौरभ जी, मैं आपके माध्यम से गौरव जी को ये बता देना चाहती हूँ कि विकास के मुद्दे में उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछा था, एक आयुष्मान भारत के बारे में और पता नहीं जो क्या चीज के बारे में। देखिए, हाँ, किसान के बारे में। देखिए, आयुष्मान भारत पे सुनिए, अभी सुनिए सौरभ जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में अपना बात खत्म करूंगी। आयुष्मान भारत जो है वो उन्हीं को लाभ मिल सकता है जिनके घर में ना फ्रिज हो, टीवी हो, मतलब जिनके घर मट्टी का मकान हो, उन्हीं को आयुष्मान भारत मिलेगा। और जो है 5 लाख करके मिलेगा। इसका मतलब सबके लिए आयुष्मान भारत नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री 2011 से ही पूरा बंगाल के लिए हेल्थ फैसिलिटी पूरा फ्री, रेडियो जिनको कैंसर है केमो फ्री, रेडियोथेरेपी फ्री, सब चीज फ्री, डायलिसिस फ्री। उसके बावजूद ममता बनर्जी जो स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाए हैं, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड सब कोई बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता घर घर में बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो दिल्ली के ठंडा एसी में बैठ के भाषण दे रहे। दूसरी बात है, जो ममता बनर्जी ने लिस्ट भेजे थे कि किसानों के लिए हमको ने लिस्ट दिया है, आप इसमें पैसा भेजिए, लेकिन इलेक्शन के टाइम में इन लोगों को इसको ज्यादा पॉलिटिकल काम करने के लिए इन लोगों ने लिस्ट भेजी थी ममता बनर्जी, उन्होंने ये नहीं दिया। खाली बोलते हैं कि ममता बनर्जी लिस्ट नहीं भेजे। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिस्ट नहीं भेजे, लेकिन पंजाब और जो हरियाणा से जो किसान लोग धरने पे बैठे उन लोगों का लिस्ट तो पहुंचा था। अगर किसान सही में बंगाल देश के तो इस तरह अगर ऐसा है अपूर्वा जी, अगर ऐसा है तो फिर तो इनके खिलाफ बहुत नाराजगी होनी चाहिए। लेकिन फिर प्रशांत किशोर क्यों कहते हुए पाए गए कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है, लोग तृणमूल सरकार से नाराज हैं और नरेंद्र मोदी की बहुत लोकप्रिय हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, प्रशांत जी ने ये चीज ट्वीट में कहा है कि उनका बात को तोड़ मरोड़ के कहा गया है, तो इनका जवाब प्रशांत जी देंगे, क्योंकि उनके साथ और एक पत्रकार और 4-5 पत्रकारों के साथ पूरा क्या बात हुआ, ये बात को भारतीय जनता पार्टी पूरा क्यों नहीं लाते, आधा क्यों लाए। और तीसरा बात मैं बताना चाहूंगी, कन्याश्री प्रोजेक्ट में 68 गर्ल्स लोगों को कन्याश्री में ये लोग आए हैं, रूपश्री प्रकल्प में 25,000 शादी के टाइम में। आपके पास ऐसे बहुत सारे दावे होंगे, मैं अभी क्योंकि आपने जो प्रशांत किशोर में बात की, मैं इनका जवाब एक बार ये चाहता हूं। लेकिन हालांकि उन्होंने पब्लिकली अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा है ये ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि भाजपा 100 सीटें नहीं जीतेगी। लेकिन उन्होंने साथ में जो बातें कही है वो भी कही है। वो ये कहते होंगे कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वो ये जो बातें पब्लिक डोमेन में आ गई वो तो आ गई, वो तो सबने सुनी है। गौरव जी। सौरभ जी, आपने नब्ज पकड़ ली, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि ये मेरा ऑडियो टेप नहीं है? उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उनका साक्षात्कार कई चैनल्स पे चल रहा है। और जहां तक बात करी दीदी ने, अपूर्वा जी ने, दीदी ने कहा कि पूरा ऑडियो रिलीज कर दे। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी के ही तो साथी थे, लुटियंस मीडिया के सारे कुछ लोग, उनको मैं पत्रकार नहीं कहूंगा, बैठे थे, पूरा रिलीज करते हैं। लेकिन 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण उसमें निकल के आई। पहली, नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में भी बहुत लोकप्रिय हैं। दूसरा, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको ये भिखारी बुलाते हैं,
वही अनुसूचित जाति और ओबीसी आज भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प मानता है और उनके लिए वोट करेगा। तीसरी बात, मतुआ समाज के लिए 10 साल दीदी सत्ता में रही, कभी कोई चिंता नहीं हुई। जब भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने मतुआ समाज की बात करी और 2019 के चुनाव में मतुआ समाज ने भी पूरी जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया, तो अब इन्होंने मतुआ समाज की बात करी और प्रशांत किशोर ये कहते हैं मतुआ समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ही अगली सरकार बनाने जा रही है। एक बात मैं और कह दूं, जब इनके स्ट्रैटेजिस्ट खुद कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कर रही है और वो भी बंद कमरे की एक चैट में कह रहे, सौरभ जी आप बताइए कि क्या स्पष्ट नहीं होता कि जो सिंहासन ममता दीदी अपना समझती हैं वो डोल रहा है और जल्दी ये कुर्सी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मैं अंत में एक सवाल और पूछ लूं, इन्होंने लिस्ट की बात करी, ये 2-2.5 साल तक क्यों नहीं लिस्ट दी गई थी? अगर किसानों को रुपया मिल जाता तो आपको क्या नुकसान होता? और आयुष्मान योजना इन एडिशन टू अगर मिल जाती, आप कह रही है प्रदेश सरकार की एक योजना है, मुझे नहीं पता कितनी इफेक्टिव है क्योंकि कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी, लेकिन अगर आयुष्मान योजना भी मिल जाती तो आपका क्या नुकसान? चलिए ठीक है, जवाब। इनको चिंता ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ना बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने केंद्र की जो सामाजिक अच्छी योजनाएं हैं उसको लागू नहीं है। अपूर्वा जी एक चीज का जवाब, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा अगर आप खुल करके दे सकें, ये प्रशांत किशोर का जो भी प्रकरण हुआ अभी टेप का, उनका ऑडियो का, इससे कुछ नुकसान आप लोगों को लगता है हुआ है आपका? देखिए सौरभ जी, ममता बनर्जी जो बंगाल में विकास किया है, बंगाल का जनता ये चलता है, ये सब जानते हैं। देखिए चौथे चरण के वोट के एक दिन पहले इस तरह का ऑडियो, जब आपके पास ये ऑडियो पहले से प्रेजेंट है तो आप क्यों नहीं दिए? इसका मतलब है कि ये सब जो है, जो आईटी सेल चलाते हैं और जो 35 लाख फेक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी के थ्रू आप लोग झूठ फैलाना, क्योंकि 2014 से लेकर 2021 तक मोदी जी ने 2 ही काम किया, एक विदेश घुमा है और एक झूठ पे झूठ उन्होंने कहा है। ये यही सहारे पे सबके साथ नारा जो था, ये नारा सही में कहीं पर सफल नहीं दिखा, क्योंकि जो है गरीब लोगों का आवाज को हमेशा दबाया गया। और गौरव जी ने बहुत गलत बात कहा कि ममता दी का कुर्सी, अरे गौरव जी आपको जानना पड़ेगा पहले ममता बनर्जी के इतिहास के बारे में, उनके संग्राम के बारे में। वो चेयर कुर्सी ममता बनर्जी का नहीं है, वो चेयर बंगाल का जनता है। बंगाल का जनता ने ममता बनर्जी को चुनकर भेजे, ममता बनर्जी के बारे में समय नहीं है मेरे पास, चलिए ठीक, उनके संग्राम के बारे में हम लोग खुश होते हैं दीदी जी चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बने, अब ये चाय वाले लोग नोटबंदी के बीच में कोई बात नहीं, चाय वाले हैं तो नहीं निकाल रहे ना। दादा चलिए, अपूर्वा जी और गौरव जी, समय मेरे पास आज बिल्कुल इतना ही था। हुई कई मुद्दों पर बात, कुछ मुद्दे छूटे, लेकिन शुक्रिया आप लोगों का, अपूर्वा पोद्दार जी, गौरव भाटिया जी, आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। और अब वक्त है क्रिकेट का। आज आईपीएल में केएल राहुल और स्टोक्स की टक्कर में कौन मारेगा बाजी? बस 70 सेकंड के ब्रेक के बाद समीप राजगुरु के साथ देखिए क्रिकेट धमाका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।